काटना शुरू करेंगे। ये 2 से 10 पे कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है। थीटा इन्फिनिटी से थीटा इन्फिनिटी कट गया। और हाँ, अब ये सारी चीजें आ गई हैं, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे डेल्टा से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये कांस्टेंट था तो ये बाहर आ जाएगा ना, ये बाहर आ गया डिफरेंशिएशन से, ठीक है। तो जब मैंने इसको डेल्टा टी को डेल्टा से डिवाइड करा तो ये डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्या होता है, सिग्मा। तो मैं इसको सिंपल क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा, ठीक है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई में ले आता हूँ और इन सारों को इसको नीचे ले आता हूँ, दोनों तरफ रो सीपी से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करता हूँ पहले मैं, ठीक है। इसको एलटी लिखते हैं एक बार, यहाँ नीचे लिखता हूँ, ठीक है। दोनों तरफ मैंने रो सीपी से डिवाइड कर दिया, तो ये रो सीपी से रो सीपी कैंसिल हो गया। के अपॉन में रो सीपी क्या होता है, अल्फा, अल्फा होता है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, हाँ इसको मैं लिख दूंगा अल्फा अपॉन में सिग्मा इंटू डेल्टा। अब दोनों तरफ मैं सिग्मा डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सिग्मा डेल्टा से, ये तो हट गया, मैंने दोनों तरफ सिग्मा डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कट गया यहाँ से, तो इधर सिर्फ ये बचा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सिग्मा डेल्टा इंटू यू इन्फिनिटी, इसका डिफरेंशिएशन, ये 10 बच गया, 10 बाहर आ जाएगा, ट्रस्ट कांस्टेंट है ना। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, कर्ल बाय कर्ल एक्स डेल्टा इंटू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू में अल्फा, ठीक है। अब आपकी मर्जी है यार, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखो या परफेक्ट, इसको डी बाई डी एक्स लिखो या कर्ल बाय कर्ल एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक वेरिएबल है, दूसरा तो कोई वेरिएबल है नहीं जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, आप सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले इसका डिफरेंस, ये एज इट इज, फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर ये एज इट इज इसका u इंटू v का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो देखो, पहले डेल्टा एज इट इज सिग्मा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर सिग्मा स्क्वायर एज इट इज डेल्टा का डिफरेंशिएशन, समझ गए। u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, फिर v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन अल्फा। अब बस मुझे इसको थोड़ा सा सोल्व करना है, ये क्या आ जाएगा, सिग्मा डेल्टा u इन्फिनिटी बाय 10 डेल्टा सिग्मा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 आगे आएगा, फिर 2 पावर में से एक कम, फिर सिग्मा का डिफरेंशिएशन, फिर सिग्मा स्क्वायर इनटू कर्ल डेल्टा बाय कर्ल एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई है आपके, क्योंकि ये सिंपल था सब कुछ, ठीक है। अब मैं आगे इसको सोल्व करता हूँ फर्दर, ठीक है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसमें कुछ है ना, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, सिग्मा और डेल्टा से, तो यहाँ जब करूंगा तो 2 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा इंटू डेल्टा स्क्वायर इंटू कर्ल डेल्टा बाय कर्ल एक्स। देखो सिग्मा की सिग्मा से करूंगा 2 सिग्मा स्क्वायर, डेल्टा की डेल्टा से करूंगा डेल्टा स्क्वायर, ये चीज है चीज, प्लस सिग्मा की यहाँ से करूंगा तो सिग्मा क्यूब, और डेल्टा अंदर कोई टर्म है नहीं तो डेल्टा एज इट इज डेल्टा इंटू ये एज इट इज कर्ल डेल्टा बाय कर्ल एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, और बाहर क्या है आपका u इन्फिनिटी बाय 10, यही बचा है अब तो। अब ये जो वैल्यू है ना, इसमें आपको कुछ वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी जो हमने हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर में पढ़ी थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और अगर आपको अभी नहीं देखनी है तो बस आपको छोटी सी वैल्यूज याद रखनी है, दो वैल्यूज छोटी, क्या क्या, एक तो इस टर्म की वैल्यू और एक इस टर्म की वैल्यू। इस टर्म की वैल्यू क्या आती है, डेल्टा स्क्वायर की, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू होती है म्यू एक्स अपॉन में रो u इन्फिनिटी इंटू 280/13, और इसकी वैल्यू क्या होती है इस पूरी टर्म की, डेल्टा इंटू कर्ल डेल्टा बाय कर्ल एक्स की म्यू अपॉन में रो u इन्फिनिटी 140/13। बस इसमें है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये डेल्टा स्क्वायर के लिए हो जाएगी। देखो x लिख दोगे यहाँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा स्क्वायर के लिए हो जाएगी। ये सेम सेम चीज है, याद रखना आसान है, म्यू अपॉन में रो इन्फिनिटी, म्यू अपॉन में रो इन्फिनिटी 140/13 यहाँ, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करा और x से और मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू पुट करना जरा, ये वैल्यू यहाँ पुट करते ही 2 सिग्मा स्क्वायर, इसकी वैल्यू ले आओ ऊपर वाली म्यू एक्स अपॉन में रो यू इन्फिनिटी इंटू 280/13, ठीक है। और ये क्या आएगा प्लस सिग्मा क्यूब म्यू अपॉन में रो यू इन्फिनिटी 140/13 इज इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी शायद आपको, ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं,
आगे कुछ नहीं, दोनों में से कॉमन क्या क्या है, ये ठीक है, और 13 और 140 ये बाहर निकाल लो, ठीक है। ये चीजें बाहर निकाल देते हैं। चलो एक मिनट, ये रह गया, ये यहाँ और आएगा कर्ल सिग्मा बाय कर्ल एक्स प्लस, ठीक है। हाँ मैं भूल गया था, मैंने लिख दिया है म्यू अपॉन में रो यू इन्फिनिटी, ठीक है, इंटू में 140/13, ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा तो ये 2 एक ही सिग्मा स्क्वायर और एक ये x, 2 सिग्मा स्क्वायर x, और क्या बचेगा यहाँ से 2, 140 दूनी 280 होता है ना, तो ये 2 आ जाएगा बाहर, 140/13 तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और ये चीज क्या हो जाएगी, कर्ल सिग्मा बाय कर्ल एक्स, और यहाँ क्या बच जाएगा, ये चीज, सिर्फ ये चीज इज इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। अब यहाँ काटना शुरू करो, देखो यूनिफिटी से यूनिफिटी कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। क्या बचा, म्यू अपॉन रो, म्यू अपॉन रो क्या होता है, न्यू, ये होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। म्यू अपॉन रो को क्या लिख दूंगा मैं, न्यू, न्यू को मैं ऐसे लिखता हूँ वी काट के, ठीक है। म्यू होता है विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, इसको डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 14/13 और न्यू, तो न्यू 14, ये थीटा नहीं है न्यू है, 14/13 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू, ये टर्म आगे 2 × 2 4 कर लो, 4 सिग्मा स्क्वायर और कर्ल सिग्मा बाय कर्ल एक्स इंटू एक्स प्लस में सिग्मा क्यूब इज इक्वल्स टू में अल्फा। अब दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, 13/14 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और चलो मैं 13/14 से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये तो कट गया, 13 से 13, 14 से 14। अब मैं दोनों तरफ है ना न्यू से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये भी कट गया। मतलब कुल मिला के ये चीज मैं इधर ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की और चीजों को इधर से उधर ले गया। अब ये टर्म सिंप्लीफाई हो गई है, बस थोड़ा सा काम रह गया है, खत्म हो जाएगा डेरिवेशन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है चीजें। तो ये क्या बच गया, 4 × सिग्मा स्क्वायर कर्ल सिग्मा बाय कर्ल एक्स इंटू एक्स प्लस में सिग्मा क्यूब, अल्फा अपॉन न्यू को बोलते हैं प्रांटल नंबर। देखो न्यू अपॉन अल्फा क्या होता है, प्रांटल नंबर, न्यू अपॉन अल्फा क्या होता है, प्रांटल नंबर, ठीक है। न्यू अपॉन अल्फा, हाँ न्यू अपॉन अल्फा होता है प्रांटल नंबर, ठीक है, क्योंकि इसके लगी के, हाँ रो म्यू सीपी, हाँ ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, नंबर, एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है। तो इसको लिखूंगा 1 अपॉन प्रांटल नंबर 13/14, ठीक है। कुछ नहीं, ये प्रांटल नंबर की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो इसको ऐसे लिख दूं 13/14 प्रांटल नंबर की पावर -1। अब एक चीज और नोट करने वाली है यहाँ, क्या नोट करने वाली है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, लेकिन वो यहाँ छुपी हुई है, अभी देखना दिखाता हूँ। देखो सिग्मा क्यूब है, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना, सिग्मा क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो क्या आएगा, पावर आगे, पावर में से 1 कम 3 आ गया है, 3 में से 1 कम 2, और फिर सिग्मा का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। अगर मैं एक बार के लिए दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूं, यानी यहाँ का 3 हटा दूं, तो ये टर्म जो है, ये टर्म यहाँ दिख रही है, देख लो ये वाली टर्म, यानी मैं सिग्मा स्क्वायर वाले को सिग्मा क्यूब के टर्म में लिख सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, मतलब मैं इस टर्म की वैल्यू इस हिसाब से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूंगा, 1/3 कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ सिग्मा क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, बस और कुछ नहीं। तो ये क्या आ गया, 4/3 इंटू एक्स कर्ल बाय कर्ल एक्स सिग्मा क्यूब का डिफरेंशिएशन प्लस सिग्मा क्यूब 13/14 प्रांटल नंबर इनवर्स। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे है ना सिर्फ ये चाहिए, मतलब इसके आगे कोई भी नंबर नहीं चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, इस डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो पूरी इक्वेशन को 3/4x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3/4x इनवर्स, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो इससे, यहाँ करोगे तो क्या आएगा, 3/4x की पावर -1 इंटू 4/3x कर्ल सिग्मा क्यूब बाय कर्ल एक्स,
3/4 एक्स इनवर्स, और यहाँ क्या आएगा 13/14 तो है ही, प्रांटल नंबर इनवर्स है 3/4 एक्स इनवर्स। ठीक है, तो ये बेटे 4 से 4 कट गया, एक्स 3 से 3 कट गया, एक्स -1 +1 कट गया आपस में। ये सिर्फ इसका कोएफिशिएंट क्या बन गया 1, सिग्मा क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, सिग्मा क्यूब 3/4 एक्स इनवर्स। ठीक है, और ये क्या आएगा 13/14 और प्रांटल नंबर की पावर -1 और 3/4 की पावर एक्स इनवर्स। अब इसको है ना x की पावर 3/4 से और मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, अभी अभी पता लगेगा, फायदा आएगा उसका। x की पावर 3/4 पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। इसको जब 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 में 3/4 जुड़ जाएगा। x की पावर 3/4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम पावर है, ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/4, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/4, और ये भी क्या आ जाएगा x की पावर माइनस का 1/4। ठीक है, माइनस का 1/4। ये समझ में आ गया। बस अब इसका कुछ नहीं करना, अब इसका आपको इंटीग्रेशन कर देना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर दो इसका पूरे का। चलो इसका इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। पहले ये लिख लेते हैं, इस टर्म का इंटीग्रेशन 3/4 एक्स की पावर -1/4। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो इंटीग्रेशन। और यहाँ भी मैं पहले बता चुका हूँ, चाहे मैं इसको कर लिखूं चाहे डी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी है, लिखना चाहो जो लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सीधा परफेक्ट में बदल रहा हूँ, मैं इसको डी लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि एक ही वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते आ रहे हैं और जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 3/4 डी सिग्मा क्यूब बाय डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू में, ये तो कांस्टेंट बाहर रहेगा 13/14 फ्रंटल नंबर की पावर -1 3/4 और x की पावर -1/4 का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, देखो। ठीक है, यहाँ क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, समझे, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है ये पता है। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, भूल गए होंगे। ऐसा होता है कुछ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ एक फंक्शन होता है f1x, यहाँ एक फंक्शन होता है f2x। वैसे तो एक टेबल होती है आई लेट, ठीक है, उसमें बता रखा होता है पहला फंक्शन किसको मानना है, दूसरा फंक्शन किसको मानना है, लेकिन हम जनरली उसको पहला फंक्शन मानते हैं जो कि उसको हम दूसरा फंक्शन मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाए, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो किसी का भी निकल जाता है, इंटीग्रेशन सबका नहीं निकलता। तो दूसरा फंक्शन उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसानी से निकलता है। मान लो इसको पहला फंक्शन मान लो, इसको दूसरा, तो कैसे करेंगे, ऐसे करते हैं, पहला फंक्शन एज इट इज, फंक्शन इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन, तो दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दे। पहले पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर दूसरे फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, और फिर पूरे का dx। मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे आपके पास दो फंक्शन है, आपने इसको पहला मान लिया, इसको दूसरा, पहला एज इट इज रखो, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस, फिर इंटीग्रेशन एक बड़ा सारा सिंबल लगा दो और फिर एक ब्रैकेट लगाओ और उस ब्रैकेट को सॉल्व करो। पहले उस ब्रैकेट के अंदर आपको जो पहले आपने फंक्शन एज इट इज रखा था ना पहला, उसका डिफरेंशिएशन करना है, इनटू में दूसरे का इंटीग्रेशन करना है, और फिर जब ये सॉल्व हो जाए ना तो फिर जो चीज निकल कर है उसका दोबारा सा इंटीग्रेशन करना है। ये अब हम इस पे रूल अप्लाई करेंगे जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो अभी ये सिंपल सी खत्म हो जाएगी ये चीजें। तो मैं इसको पहला मान रहा हूँ, इसको दूसरा मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये एज इट इज और दूसरे का ऐसे लिख देता हूँ, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन और माइनस साइन लगा के बड़ा सारा इंटीग्रेशन ब्रैकेट, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इसका क्या कर दूंगा डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या करूंगा इसका डिफरेंशिएशन, और जो दूसरा मैंने यहाँ लिखा है इसी का इंटीग्रेशन। मैं ये 3/4 बार बार साथ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अब ये कैंसिल होएगा। मेरे को भी पता है कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा इसलिए मैं इसको साथ ले रहा हूँ। अब ये तो मैंने पूरा लिख दिया, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरी ब्रैकेट के बाद पूरे का इंटीग्रेशन। अब ये वाली चीज एज इट इज लिखूंगा, ये तो अभी मैंने इसके लिए लिखा है,
ये मैं एच लिख रहा हूँ क्योंकि ये भी कैंसिल होएगा। ये क्या आएगा, x की पावर 3/4 dy dx सिग्मा क्यूब dx। अब बराबर में एच लिख देता हूँ, 13/14 प्रांटल नंबर की पावर -1/4 3/4 एच डी। एक बार इसका यहाँ इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है। और ये याद रखना, मैंने यहाँ पे कहीं भी है ना इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगाई है, तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। मतलब इसमें मैं कांस्टेंट ऐड करूंगा, सी लिखूं, C1 लिखूं, C2 लिखूं, मेरी मर्जी है। मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन अगर कर लूं तो ये इसी का इंटीग्रेशन मुझे यहाँ करना है, इसी का इंटीग्रेशन मुझे यहाँ करना है, तो मैं यही कर लेता हूँ। पावर में एक जोड़ेंगे, ऐसे ही करेंगे ना, पावर में एक जोड़ेंगे, -1/4 में एक जोड़ूंगा तो कितना आएगा, और इसी से डिवाइड कर दूंगा। ये जो आएगा ना, इसी को मैंने पावर में लिखना है, इसी से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा, यानी 3/4 यहाँ और 3/4 यहाँ, ये कट गया तो सिर्फ 3/4 बचा। यानी मुझे इसकी जगह सिर्फ क्या लिखना है, 3/4, सिर्फ 3/4 लिख देता हूँ। सिग्मा क्यूब इंटू एक्स की पावर 3/4, हर जगह क्या लिखना है, x की पावर 3/4। यहाँ क्या आएगा, dy dx सिग्मा क्यूब x की पावर 3/4 dx। देखो कटने जैसी चीज दिख रही है ना, हाँ, dy dx सिग्मा क्यूब x की पावर 3/4। मैंने ये आगे पीछे लिख दिए हैं क्योंकि जब मैं 4 की 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 की 4 से 12 ही आता है। ठीक है, इज इक्वल टू में 13/14 फ्रंटल नंबर इनवर्स x की पावर 3/4। अब बताना, ये टर्म और ये टर्म एच है, लेकिन एक प्लस की एक माइनस की तो कट गई, बचा क्या ये टर्म और ये टर्म। इसको मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा क्यूब, दोनों तरफ मैं काम करता हूँ, x की पावर 3/4 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना, ठीक रहेगा? नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा, कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हुआ है, सिग्मा क्यूब इंटू एक्स की पावर 3/4। गड़बड़ ये हुआ कि मैंने यहाँ कांस्टेंट ऐड नहीं करा, कांस्टेंट ऐड करना भूल गए तो सब कुछ पलट जाएगा। मैंने 1 मिनट में पकड़ लिया क्योंकि मुझे पता लग गया, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमेशा मैथमेटिक्स उसके रूल के हिसाब से चलता है, रूल नहीं लगाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें इंटीग्रेशन में हमने लिमिट नहीं लगाई है, तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, आगे हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे इस पे, इसी वाली इक्वेशन पे बाउंड्री कंडीशन लगानी है। अब कैसे लगानी है मैं समझाता हूँ। देखो, ये आपकी सॉलिड बॉडी थी, इसमें ये हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थी और ये एक्स नोट से थर्मोडायनामिक बाउंड्री लेयर थी, ये डेल्टा टी था और ये डेल्टा था। मैंने कहा था कि हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर तो x = 0 से स्टार्ट हो रही है, लीडिंग एज से, पहले वाली वीडियो में, लेकिन थर्मल बाउंड्री लेयर x नोट से स्टार्ट हो रही है। और जब x नोट से आगे जाओगे ना थोड़ा थोड़ा, जब थिकनेस बढ़नी शुरू होगी, बढ़नी शुरू होगी ना थिकनेस, थर्मल बाउंड्री लेयर की, लेकिन x नोट पर तो थिकनेस 0 है, यानी x जब x नोट है, जब डेल्टा टी 0 है, क्योंकि यहाँ पर तो बस एक पॉइंट है ना, उसके बाद थिकनेस बढ़ती चलेगी, जैसे जैसे आगे गए आगे गए आगे गए आगे गए। यहाँ पर तो थिकनेस इतनी थी, यहाँ पे थोड़ी सी, फिर थोड़ी सी, फिर थोड़ी सी, यानी एक्स नोट जैसे जैसे बढ़ने लगा, जब जब हमारी एक्स की वैल्यू जैसे जैसे एक्स नोट से ज्यादा हुई, एक्स नोट से ज्यादा हुई, आगे गए, तब थिकनेस नॉन जीरो आई। लेकिन जब तक तो, जब एक्स एक्स नोट था, जब तक तो वैल्यू थिकनेस की 0 थी, थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस की। जब ये 0 है तो सिग्मा जो होता है डेल्टा टी बाय डेल्टा, ये भी 0 आएगा, क्योंकि 0 का डेल्टा से डिवाइड करो 0 आएगा। यानी x = x नोट पर मेरा सिग्मा 0 है। ये मेरी बाउंड्री कंडीशन है जो मुझे इस पे लगानी है। पुट कर दो, C1 की वैल्यू आ जाएगी। x को हर जगह x नोट लिख दो और सिग्मा को 0 डाल दो, सिग्मा को 0 डाल दो। ये क्या आ जाएगा, 13/14 प्रांटल नंबर इनवर्स x नोट की पावर 3/4 प्लस C1। ये टर्म तो 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 की कोई भी पावर हो 0 आएगा, और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। ठीक है, यहाँ आ गया 0। इसको इधर लाओगे तो साइन बदल जाएगा, माइनस का 13/14 फ्रंटल नंबर इनवर्स x नोट की पावर 3/4, ये आ गई C1 की वैल्यू। C1 की वैल्यू इसमें डाल दो, बस क्या आएगी, माइनस का 13/14 फ्रंटल नंबर इनवर्स x नोट की पावर 3/4। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ना 13/14 फ्रंटल नंबर इनवर्स, वो कॉमन लेके ऊपर लिख दो, बस हो गया सॉल्व। C1 की वैल्यू आते ही खत्म हो गया डेरिवेशन। क्या लिखेंगे, सिग्मा
क्यूब एक्स की पावर 3/4 13/14 दोनों में से कॉमन है, इसमें से और इसमें से। प्रांटल नंबर इनवर्स, यहाँ क्या बचेगा एक्स की पावर 3/4, यहाँ क्या बचेगा एक्स नोट की पावर 3/4, और दोनों तरफ मैं लगे हाथ एक्स की पावर 3/4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ भी एक्स की पावर 3/4 और यहाँ भी एक्स की पावर 3/4। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये क्या आ गया सिग्मा क्यूब इज इक्वल टू में 13/14 प्रांटल नंबर इनवर्स 1 माइनस एक्स नोट बाय एक्स की पावर 3/4। लेकिन मुझे तो सिग्मा की वैल्यू चाहिए, क्यों? क्योंकि सिग्मा की वैल्यू से आएगा डेल्टा टी बाय डेल्टा, और डेल्टा टी से जब मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी डेल्टा टी को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो मेरा थर्मल बाउंड्री लेयर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेता हूँ, क्यूब रूट हर एक की पावर 1/3 कर दी, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, सिग्मा आ गया। ये टर्म जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/0.26, प्रांटल नंबर की पावर -1/3 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स नोट बाय एक्स पूरे की पावर 3/4 और इस पूरे की पावर 1/3। ठीक है, अब अगर आपको थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस चाहिए तो इसको लिख दो डेल्टा टी बाय डेल्टा, और डेल्टा को मल्टीप्लाई से इधर ले आओ, ये आ गई थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, और हाँ अगर आपकी थर्मल बाउंड्री लेयर x 0 से ही स्टार्ट हो जाती तो x नोट की वैल्यू इस बार क्या हो जाती 0। पहले तो x नोट यहाँ आ रहा था ना, अब x नोट 0 पे ही आ रहा था, x नोट की वैल्यू क्या जाती 0, तो ये 0 आ जाता, ये टर्म पूरी 0 हो जाती, 1 की कुछ भी पावर पर 1 ही आता, तो ये थर्मल बाउंड्री लेयर का फॉर्मूला आ जाता। ठीक है, अगर x नोट 0 पे नहीं है तो फॉर्मूला ये है 1 माइनस एक्स नोट बाय एक्स इसकी पावर 3/4 पूरे की पावर 1/3 into delta, which is a required expression for thermal boundary layer, thickness of thermal boundary layer। तो यहाँ तक मैंने अपना बेस्ट दिया है, आपको भी अपना बेस्ट करना है, तीनों वीडियो ढंग से देखनी है, पूरा डेरिवेशन हो जाएगा पार्ट में। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय। ठीक है।